just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? Sir, yesterday, Honorable Speaker has... It is not a permission that I am being given, Speaker. This is Parliament, this is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this? I am the leader of the opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. What did you say just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? नमस्कार, न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। आपने झलक देखी संसद भवन में आज क्या क्या हुआ, जहां पर राहुल गांधी के संबोधन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव हुआ। स्पीकर पर कागज उछाले गए, 8 सांसदों का निलंबन हो गया और इन सबसे अलग भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सवाल कई हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेड डील को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया, देश के लिए बड़े अवसरों वाला बताया, सुनहरे भविष्य वाला बताया। लेकिन इन सब के बीच उनका निशाना राहुल गांधी पर कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। तो जो सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है भारत अमेरिका डील को लेकर, उस पर जवाब, स्पेसिफिक जवाब तो यहां पर वाणिज्य मंत्री की तरफ से नहीं आए। लेकिन आज संसद भवन में जो कुछ हुआ उसने एक निराशा भरा माहौल जरूर पैदा किया। देश की संसद जो कि चर्चा का मंच है, देश की संसद जो कि संवाद का मंच है, देश की संसद जो सवाल पूछने का मंच है, जो जवाब पाने का मंच है, वहां पर आज सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ। स्पीकर पर कागज उड़ाए गए, 8 सांसदों का निलंबन हुआ। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष ने मुखर होकर यह कहा कि भारत और अमेरिका की डील किसानों के हित में नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश की 70% आबादी के साथ ये धोखा है, जबकि सरकार ने इस दावे को देश को गुमराह करने वाला बताया। माननीय सभापति जी, 3 फरवरी को जब दोबारा लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई तो नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। Chairman sir, I have authenticated the article. Please continue on Honorable President's speech. Yes. अब मैं चाहता हूं यानी किताब के मुद्दे पर लोकसभा में बात जहां खत्म हुई थी वहां से आगे नहीं बढ़ पाई। So, as I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and I'm requesting LOP to please restrict himself to the speech of the Honorable President. Honorable LOP is संसद standing में दोबारा शोरगुल बढ़ा। मुद्दा वही था जिस पर एक दिन पहले भी हंगामा हुआ था। इस बार हालात को संभालने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए। Let us not mislead the House. Let us clear the confusion. Today also I had requested both Venugopal ji and Gaurav ji also. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition.
The matter which was referred to just now, yesterday the chair has given a ruling on the paper on which he has authenticated that is tabled in the house. But what I'm saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. साफ है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा उस पर कांग्रेस की तरफ से बात नहीं बनी थी और इसके बाद वही हुआ जो होना था। संसदीय कार्य मंत्री ने इतना बोला ही था कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के बगल में केसी वेणुगोपाल भी खड़े हो गए। 1 minute. No, sir. When Honorable LOP is standing, you are speaking. 1 minute. Please permit him to speak. Sir, 1 minute. Please permit him to speak. Parliamentary Affairs Minister took my name. आसन पर बैठे कृष्णा प्रसाद तनेट्टी और विपक्ष के बीच जारी बातचीत और हंगामे के बीच एक ऐसा शब्द सुनाई पड़ा जिससे सदन की गर्मी बढ़ गई। Now listen. You say just now, what is this yar? What is this yar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? शोरगुल के बीच स्पीकर दोबारा राहुल गांधी से अपनी बात शुरू करने को कहते हैं। You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking. What are you telling? What permission are telling to LOP? Speaker, sir. And yesterday. Sir, Speaker, sir. and yesterday. One second. Speaker, sir. Permit Sir, him to Speaker, speak. sir. What is this? Sir, Speaker, Sir. 1 second. Sir, sir. Speaker, sir. Sir, yesterday, Honorable Speaker, Speaker sir. has It given is not a ruling. permission that I am being given, Speaker, sir. Yeah. That's why I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. 349. No. यहाँ से लगा कि शायद अब सदन में बातचीत आगे बढ़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. यानी नेता विपक्ष चीन से आगे नहीं बढ़ पाए और आगे नहीं बढ़ पाए तो अपने भाषण को ही आगे नहीं बढ़ा पाए। I requested Honorable LOP to speak. Repeatedly I made a request to speak on the speech of the Honorable President. Now, इसी के साथ स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का दूसरा रास्ता चुन लिया। उन्होंने दूसरे वक्ताओं को बुलाना शुरू कर दिया। माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी। Sir, I made repeated request to speak on the speech of the Honorable President. माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं। माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय। माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री जीएम हरीश बालयोगी जी। इसी दौरान कांग्रेस के सांसद सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर चढ़कर स्पीकर के सामने खड़े हो जाते हैं और स्पीकर पर कागज फाड़कर उछाले जाते हैं।
कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है। दोबारा जब सदन बैठता है तो फिर से सदन में वही हंगामा शुरू होता है और इस बार 8 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है। सरकार और विपक्ष के बीच आज टकराव इस स्थिति तक जा पहुंचा कि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कागज फाड़कर स्पीकर की चेयर की तरफ उछाल दिए और इसे लेकर एक्शन भी हुआ, जिसमें 8 सांसदों को अगले पूरे टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इन्हीं सस्पेंडेड सांसदों के साथ राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन भी किया, लेकिन सवाल यह है कि उनका इस पर जवाब यह था कि बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा नेता विपक्ष को, और कागज फाड़ना असंसदीय कैसे हो सकता है, ये सवाल भी निलंबित सांसदों की तरफ से पूछा गया। सरकार ने अपोजिशन लीडर का क्यों बोलने नहीं दिया? बात है ये, और किरेन रिजिजू जी ये बोलना चाहिए। क्या डर रहे हैं? चाइना वर्ड में क्यों डर रहे हैं? नहीं, लेकिन सस्पेंड तो कागज फाड़ने की वजह से हुए, ये कहना है, और इसलिए ये हम तो मांग कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन का भाषण देने के लिए, उनका बोलवाने के लिए। नेक्स्ट कोर्स क्या करेंगे? अब आप तो मुख्य सचेतक है, चीफ व्हिप है पार्टी के। हम लोग तो बाहर कल बैठेंगे, 8 लोग, हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा पाएंगे, इसलिए बाहर बैठ के धरना देंगे। पेपर फाड़ना ये असंसदीय कैसे हो सकता है? आप ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का बार बार ये लोग इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई होती है? कुछ गलत नहीं किया आप कह रहे हैं। हमने कुछ नहीं, जनता का जो प्रश्न है वो हक है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और आगे में भी लड़ते रहेंगे। इसके लिए भी ये फांसी पे चढ़ाएंगे तो हम तैयार हैं। हम लोग ये लोकतंत्र के मंदिर में हमारा विपक्ष का नेता श्री राहुल गांधी अपने मुद्दे उठाना चाहता है, जिनमें उसका बार बार माइक बंद करना, उसको बार बार डायरेक्शन देना, आप ये कोट नहीं कर सकते, ये कोट नहीं कर सकते, उसका गला बंद करके वो कैसे आवाज निकालेगा अपनी? लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरह से आप लोग चेयर के पास पहुंच चुके हैं, नारेबाजी कर रहे थे, कागज फाड़ रहे थे। रीजन तो सुन लीजिए। हाँ, रीजन सुन लीजिए। हम तो ऐसे तो है नहीं, हम आप पिछले 8 साल से यहाँ सांसद हैं, कभी ऐसा हो कि डेली हम कागज फाड़ के फेंकते हैं? लेकिन ये भी एक तरीका नहीं है कि आप विपक्ष की आवाज दबाओ, उसका एक माइक ऑन करो, 5 उधर से ऑन कर देते हो गाली देने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, फिर ये कहते हैं ये किताब का आप हवाला नहीं दे सकते। हमारी सांस प्रणाली पर, सांस नाली पर हाथ रख दोगे, हमें सांस नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बताओ? हमने कोई गुनाह किया है? हमने एक पेपर पाड़कर अपना विरोध में अगर किसी ने जताया है तो इसका मतलब आप हमें सजा दोगे? आप हमें बोलने दीजिए। हम सम्मान करते हैं, चेयर का सम्मान करते हैं, पार्लियामेंट का सम्मान करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को मानते हैं, लेकिन आपको ये गलत नहीं करना चाहिए था जो आपने हमारे साथ किया है। ये सरासर जास्ती है, धक्का है। कौन सा ऐसा बॉम्ब था? आप उसका जवाब दे देते राहुल गांधी जी की बात का। अब देखिए, सदन के बाहर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि सदन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। हालांकि इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने इस पूरी बहस को, इस पूरी चर्चा को गांधी परिवार की विरासत, परिवारवाद वर्सेस चाय वाले की बहस से जोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। सदन को समझ लिया है कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, जो युवराज कहें वही सही। जिस ढंग से सदन की गरिमा को कांग्रेस ने तार 3 कल से कर रहा, और आज तो अति हो गया। जो सदन के चेयर को ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के टेबल पर चढ़ करके डॉक्यूमेंट को फाड़ना, ये
दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है और शायद ये समझते हैं कि जब भी राज करेगा तो केवल गांधी खानदान ही राज करेगा, दूसरा ये चाय बेचने वाला का बेटा राज नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से हमने फिर बात की और उनसे पूछा कि आखिर विपक्ष के नेता को बोलने देने में सरकार को क्या परेशानी है। इस पर उनके अपने तर्क थे और इन तर्कों के आधार पर उन्होंने ये साफ कहा कि कुछ मामले देश के लिए संवेदनशील होते हैं। रक्षा से जुड़े हुए मामले, देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, बॉर्डर्स की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले और भारत अमेरिका डील को लेकर ये भारत के लिए फायदे का सौदा है। उनसे खास बातचीत के हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने। हमारे साथ देश के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरिराज सिंह जी आपका। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का लंबे समय से इंतजार था, लेकिन आज जब मार्केट खुला तो टेक्सटाइल सेक्टर के जो शेयर थे वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। क्या वजह है कि ये माना जा रहा है कि भारत को टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ा लाभ होगा इस ट्रेड डील से? देखिए विकास जी, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, दुनिया में टेक्सटाइल इंपोर्ट होता है अभी के आंकड़े के मुताबिक $800 बिलियन का, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अब तक 56 देशों के साथ FTA इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन और उसमें दोनों मिलाकर के $450 बिलियन का था। और अमेरिका के साथ होने के बाद जो 18% टैरिफ हुआ है, इसके कारण हमें $100 बिलियन से अधिक का टेक्सटाइल का अमेरिका में कारोबार होता है। भारत के लिए $550 से अधिक का मार्केट अब एक्सेस हुआ है और इसमें हम लोगों के द्वारा प्रयास है कि चाहे कारपेट हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे छोटे उद्योग हो, ये सबको हम एक्सपोर्ट की तरफ ले जाने के लिए हमने पूरी तैयारी की है। जो जुड़े हुए हैं उनको एग्रेसिवली काम बढ़ाना और जो नहीं जुड़े हुए हैं एक्सपोर्ट के लिए उनको जोड़ना। तो उनको कैसे जोड़ेंगे गिरिराज जी? नए लोगों को कैसे जोड़ेंगे? कोई नए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पार्क बनाए जाएंगे या कोई फैसिलिटेशन सेंटर बनेंगे? किस तरह से जोड़ेंगे? देखिए, वो तो अभी बजट के अंदर मेगा पार्क की घोषणा हुई है जी, और उसमें 5 पिलर भी दिए गए हैं। हमें उसमें पहली बार फाइबर मिशन बना है और फाइबर मिशन को आप समझें, बिना फाइबर का गारमेंट नहीं होगा। और फाइबर मैन मेड फाइबर है जिसे सिंथेटिक और बेस्कोस कहते, और नेचुरल फाइबर है। अभी लगभग 15 मिलियन टन हम भारत में उपयोग करते। हमने फाइबर मिशन में न्यू एज फाइबर भी लिया है। दुनिया में रिसाइकिल का काम भारत में बहुत, हम दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन हमने एक न्यू एज फाइबर लिया है। न्यू एज फाइबर जो सस्टेनेबल होगा पूरे तरह से, और वो फाइबर है मिल्क बीट फाइबर है, वो फाइबर है बैम्बू फाइबर, मैकेनिकल नेचुरल बैम्बू फाइबर, तीसरा है रेमी फाइबर, चौथा है फ्लैक्स लीलेन, जो 56,000 मेट्रिक टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम अपने खेतों में नए किस्म के फाइबर को पैदा कर रहे हैं, तो हम उससे इसका मुकाबला करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर में विकास जी, भारत को जो कंपटीशन मिलता है आसपास के देशों से, उसमें बांग्लादेश है, उसमें फिलीपींस है, उसमें वियतनाम है, और इन देशों पर भी जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि वहां पर लेबर और ज्यादा चीप है। तो इस मार्केट से कैसे उभर पाएंगे? इन लोगों को कैसे कंपटीशन देंगे? देखिए ना, मैं आपसे शुरू में कहा
कि 56 देशों के साथ मेरा पहले ही FTA हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और वो $450 बिलियन का है। तो हमारे माल तो सस्ते होंगे ना उन बाजार में। और अमेरिका का जहां तक है, हमारा एक्सपर्टीज है कुछ चीज में जी, हैंडमेड कारपेट लेंगे, हैंडलूम लेंगे, कई चीजों में हमारी एक्सपर्टीज है जो दुनिया में हमसे कोई compete नहीं करता। तो हम इतने बड़े मार्केट में हम अपना बाजार बड़ा से बड़ा करेंगे। मेरा लक्ष्य है $100 बिलियन पर जाने का, अभी लगभग 36 से 40 बिलियन पर है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है गिरिराज जी, मुझे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किसानों के हितों से समझौता करके ट्रेड डील की गई है। पता नहीं, विपक्ष भ्रम फैलाने का ठेका लिया है। अरे ये नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी भारत के किसानों के लिए ही जीते हैं और वो किसानों के लिए ही काम करते हैं। और कहां से उनको खबर मिलती है, ये भ्रम फैलाने के सिवा आप कहिए कि टेक्सटाइल मिनिस्टर से जहां चाहे सदन के अंदर बहस करे या सड़क पर बहस करे। राहुल गांधी की बात सुन लेनी चाहिए थी, एक बार बोल लेने देते। अगर वो तथ्य गलत होते तो सरकार के पास भी मौका था सही तथ्य रखने का। क्या बात करते हैं आप, इस तरह की बात कह रहे हैं क्या? रक्षा पर, सुरक्षा पर बातें होगी, उसके लिए वो समय मांगेंगे। ये कोई कांग्रेस पार्टी है कि वो कहते हैं हम LOP हैं, जो चाहेंगे बोलेंगे? ये क्या मजाक है? वो उनको बर्दाश्त नहीं होता क्या कि देश में कोई गरीब घर का पैदा लिया हुआ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? वो अपने को पता नहीं क्या सोचते हैं। इसलिए वो जो हरकत आज किया है, बचकाना हरकत 2 दिनों से कर रहे हैं जी। ये बचकाना हरकत से संविधान और कानून और लोकसभा नहीं चलता, कानून से चलता। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर संसद में आज दिन भर हंगामे की स्थिति बनी रही, लेकिन इन सब के बीच आपके मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर ये डील कैसे संभव हुई? जो समय लगा इतना अनाउंसमेंट में, उसके पीछे के कारण क्या थे? शर्तें क्या थी? क्या वो आधार रहे जिनके आधार पर ये डील डिजाइन की गई? कौन इस डील का आर्किटेक्ट था? सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। Tariff is my favorite word. भारत और अमेरिका के बीच उस डील पर आखिरकार मोहर लग गई जिसका महीनों से इंतजार हो रहा था। दुनिया की 2 बड़ी शक्ति या कहें कि एक महाशक्ति और दूसरी सबसे बड़ी उभरती हुई शक्ति वाले देशों के बीच ये सिर्फ डील नहीं हुई है, बल्कि ये तस्दीक कराती है कि कैसे 2 देश अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। अमेरिका ने भारत पर पहले जो 50% टैरिफ लगा रखा था, वो अचानक घटाकर 18% कर दिया। सोमवार देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया और इसी के साथ दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हो गया। डील की यह खबर मिलते ही लोग खुशी से झूम उठे। You know, we put a 50% tariff on India. सवाल ये उठता है कि जिस अमेरिका के साथ बीते कुछ दिन या कहें कि कुछ महीनों से थोड़ी कड़वाहट थी, वो अचानक मिठास में कैसे बदल गई? अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया और टैरिफ घटाने का ऐलान कर दिया? इस फैसले के पीछे वो कौन सी बड़ी बातें थीं? तो इसके पीछे एक पूरी क्रोनोलॉजी है। पहले उस क्रोनोलॉजी को समझते हैं।
18 फरवरी 2022 को भारत ने यूएई के साथ ट्रेड डील की। 2 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA यानी आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ। जुलाई 2025 में भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। 7 दिन पहले यानी 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील पर मुहर लगी। भारत एक के बाद एक ट्रेड डील करता जा रहा था। इन सब पर अमेरिका की नजर थी। 7 दिन पहले जब भारत ने EU के साथ ट्रेड डील की तो इसने अमेरिका को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। ये वो तस्वीर थी जिसे देखकर अमेरिका ने टैरिफ को लेकर एक बार फिर विचार किया। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए ट्रेड डील ने पूरा खेल बदल दिया। इस डील से भारत की ताकत बातचीत में बढ़ गई और अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि कहीं वो पीछे न छूट जाए। ऐसे में ट्रंप ने खुद इस पर एक्शन लिया और भारत से डील आगे बढ़ाने पर बात की। EU के साथ हुए मदर ऑफ ऑल डील्स के 7 दिनों के अंदर ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाने का फैसला कर लिया। अमेरिका के इस फैसले के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है भारत का विशाल बाजार। भारत की 140 करोड़ की आबादी, जिसमें बढ़ता मिडिल क्लास और मजबूत डिमांड। दूसरी वजह है स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी भारत की नीतियों में स्थिरता और फैसलों में स्पष्टता है। तीसरी वजह है चीन पर घटता भरोसा। सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है और भारत नया विकल्प बन रहा है। अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ घटाने के फैसले से साफ है कि ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है। मोदी सरकार की कूटनीति ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि जहां मुश्किलें आती हैं, वहां बातचीत और कूटनीति के जरिए कैसे रास्ता निकाला जाता है। टैरिफ का इशू आता है तो एक तरह से एक ब्लॉकेट की तरह वर्किंग थी। 50% की टैरिफ, जिसमें 25% नॉर्मल टैरिफ और 25% प्यूनिटिव टैरिफ थी, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि उसमें एक रुकावट हुई थी। अब ये रुकावट खत्म होने के बाद दोनों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी। भारत की इकोनॉमी आज की डेट में 7% से भी ज्यादा ग्रोथ पे बढ़ रही है। अब ये ट्रेड डील होने के बाद अब ये मान के चलना पड़ेगा कि इससे भारत की इकोनॉमी जो तेजी से बढ़ती है वो रफ्तार बनी रहेगी और वो तेज बढ़ सकती है। सवाल ये उठता है कि भारत ने टैरिफ के इस वॉर में अपनी रणनीति से जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन वो कौन कौन से सेक्टर होंगे जो इस डील से प्रभावित होंगे? साथ ही उन सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा? किस तरह से ये भारत के लिए जबरदस्त फायदे की सौगात है? तो आइए इसे भी आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की बात करते हैं। ये इस डील का सबसे मजबूत स्तंभ है। इस डील के बाद दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगे। ICET और ट्रस्ट जैसी पहलों के तहत जेट इंजन, ड्रोन और घातक सैन्य उपकरणों की तकनीक भारत को मिलेगी। भारत के बजट 2026 में विमान के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क हटाया गया है, जिससे भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा मेंटेनेंस और रिपेयर हब बनेगा। सेमीकंडक्टर और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ेगा। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को अमेरिकी निवेश और तकनीक का सीधा लाभ मिलेगा। फार्मा और हेल्थ केयर टैरिफ छूट। अमेरिका ने कई भारतीय दवाओं को ऊंचे टैरिफ से छूट दी है, जिससे भारतीय जेनरिक दवाओं का निर्यात बढ़ेगा। कैंसर की दवाएं। भारत ने भी कैंसर की कुछ दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म की है, जिससे अमेरिकी शोध आधारित दवाओं तक भारतीयों की पहुंच आसान होगी। IT और डिजिटल सेवाएं, AI और क्लाउड। डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाओं के लिए नई सेफ हार्बर नीतियों और टैक्स छूट से भारतीय IT कंपनियों को अमेरिकी ग्राहकों के साथ काम करने में आसानी होगी। प्रोफेशनल्स की आवाजाही। व्यापार समझौते के साथ वीजा प्रक्रियाओं में सरलता आने से भारतीय स्किल्ड वर्कर्स को लाभ मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन। सोलर पैनल के कच्चे माल और ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बजट और इस अनाउंसमेंट बड़ा ही कोइंसिडेंस है कि बहुत ही पॉजिटिव रहा है दोनों। बजट में टेक्सटाइल, लेदर,
मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन और एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया गया। और इस ट्रेड की डील की वजह से, इस यूएस के रिडक्शन ऑफ द टैरिफ की वजह से ये सारे सेक्टर बूम करेंगे, जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट सरप्लस भी हो सकता है जो पहले कम हो गया था दिसंबर में। ट्रंप के ऐलान के बाद अब डील की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जल्द ही ये डील पूरी हो जाएगी। इकोनॉमी के जुड़े विशेषज्ञ अब ये दावा कर रहे हैं कि इस डील के बाद न सिर्फ दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे, बल्कि जल्द ही दोनों देश अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त लोकसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि लोकसभा में मेरी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। सरकार के इशारे पर विपक्ष को बोलने से रोका जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा और गलवान पर चर्चा से सरकार डर रही है और इसलिए बोलने से रोका गया, लेकिन बोलने से रोकना सदन के नियमों का उल्लंघन है। ये सभी बातें राहुल गांधी ने इस चिट्ठी में लिखी है जो उन्होंने स्पीकर को एड्रेस की है। तो सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका गया, ये अपने आप में नियमों के खिलाफ है। और इस बीच देखिए, टकराव की स्थिति है कि उससे कुछ देर पहले ही जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बात की डील को लेकर, तो उन्होंने कहा इससे भारत की इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। 140 करोड़ भारतीयों के लिए अवसर आएंगे बाहर और इसीलिए इसे नकारात्मक दृष्टि से ना देखा जाए। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। तो एक तरफ आज दिल्ली में संसद में राजनीतिक चर्चाएं चरम पर रही, बहस चरम पर रही और उधर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां उन्होंने न सिर्फ भारत यूएस ट्रेड डील पर निशाना साधा, ये कहते हुए कि किसानों के साथ धोखा है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी उनकी नजर रही और उन्होंने साफ कहा कि 2027 में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का हिसाब करेगी। अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज कर देगी। ये भाजपाई सत्ताधीश कभी अपनी सिक्योरिटी छोड़कर सड़क पर पैदल चलें तो यही सांड उन्हें हवा में उछाल देगा। आखिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसकी वजह है 52 सेकंड का ये वीडियो जिसे अखिलेश ने एक्स पर साझा किया है। पहले आप वीडियो को देख लीजिए। गली में एक लड़की भागी हुई आ रही है, उसके पीछे एक सांड दौड़ रहा है। लड़की दौड़ते दौड़ते गिर जाती है। सांड लगातार उस लड़की पर हमलावर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरे के पूरे 11 लोग सांड को अपनी तरफ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़की पूरी तरह से सांड के चंगुल में है और सांड बेकाबू है। करीब 25 सेकंड के बाद लोग सांड को भगाने में कामयाब होते हैं और बच्ची मौत के मुंह से छूटकर भागती है। इस घटना पर अखिलेश ने लिखा, अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज कर देगी। ये भाजपाई सत्ताधीश कभी अपनी सिक्योरिटी छोड़कर सड़क पर पैदल चलें तो यही सांड उन्हें हवा में उछाल देगा। 14 दिन में समस्या के समाधान का जुमला 14 सालों में भी पूरा नहीं होगा। भाजपाई झूठ के सुपर स्टॉकिस्ट हैं। झूठ भाजपा की राजनीति की बुनियाद है। जिन्होंने अपना नागरिक धर्म निभाया और बच्ची को बचाया, वो सभी प्रशंसा के पात्र हैं। अखिलेश यादव ने कुछ महीने पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानवरों की समस्या गिनाई थी। पिलाना में किशोरी को गुलदार ने मार डाला। बहराइच में तेंदुए ने महिला पर किया हमला। पीलीभीत तेंदुए के हमले में महिला घायल। लखीमपुर तेंदुए ने हमला कर 2
लोगों को किया जख्मी। फिर पीलीभीत सिंचाई के लिए गए दाएं किसान को बाघ ने मार डाला। इसी तरह बहराइच की घटना भी कुछ दिन पहले हम लोगों को मिली सूचना, महिला को तेंदुए ने छत से खींचकर मार डाला। खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। तेंदुए ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर किया हमला। ज्यादातर ये लोग जिनकी जान गई है, जिनके परिवार के लोग घायल हुए हैं, वो सब पीड़ित परिवार के लोग हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हो रहे हैं बड़ी संख्या में, और सरकार इसीलिए इनकी मदद नहीं कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि आवारा जानवर यूपी में बड़ी समस्या है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जानवरों के हमले में पीड़ित लोग पीडीए परिवार से आते हैं और सरकार इसीलिए इनकी मदद नहीं करती है। क्या जानवर वाकई ये देखकर हमला करता है कि कौन समाजवादी है और कौन बीजेपी का है? मौसम चुनावी है, सब चलता है। चलिए इसी के साथ न्यूज रूम से मेरे साथ इतना ही सवाल इंडिया में, लेकिन खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे विकास और आशुतोष न्यूज हेडक्वार्टर।